राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू कर लें? कल क्या पढ़ा था? कंपाइलर के कितने काम, इंटरप्रेटर के कितने काम। कंपाइलर का एक काम कौन सा, इंटरप्रेटर के दो काम कौन से। एग्जीक्यूशन हमेशा होगा, इसी वजह से इंटरप्रेटर को क्या करने की मजबूरी है, ट्रांसलेट भी लाइन बाय लाइन। कंपाइलर को एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कंपाइलर एक साथ में क्या कर लेगा, ट्रांसलेट। कंपाइलर वाले, ट्रांसलेट वाले जो है प्रोग्राम, उनको चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम को चलाने की जिम्मेदारी इंटरप्रेटर की। कंपाइलर में एक्स्ट्रा फाइलें बनती कि नहीं बनती? इंटरप्रेटर में कोई भी एक्स्ट्रा फाइलें नहीं बनती। कंपाइलर वाले प्रोग्राम, कंपाइलर किसके हिसाब से ट्रांसलेट करता है? ओएस के हिसाब से, क्योंकि चलाने वाला ओएस है। इंटरप्रेटर कभी भी ओएस के हिसाब से ट्रांसलेट नहीं करता, क्योंकि उसको चलाना किसको, खुद को ही है। हाँ है ना? तो कौन से प्रोग्राम है जो ओएस डिपेंडेंट होंगे? कौन है जो ओएस डिपेंडेंट प्रोग्राम बनवाता है? ओएस डिपेंडेंट प्रोग्राम बनाने पर हमें कौन से सॉफ्टवेयर बनाने की अनुमति मिल जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो कौन से सॉफ्टवेयर है जिनका ओएस से कोई लेना देना नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हैं, उस भाषा में क्या डालना जरूरी है? कंपाइलर। और अगर हमें सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या डालना जरूरी है? इंटरप्रेटर। आज मैं एक नई भाषा बनाने वाला हूं, बताइए उस भाषा का उद्देश्य है रोबोट चलाना, तो बताइए उसमें कंपाइलर डालूं या इंटरप्रेटर? और अगर मैं कोई नई भाषा बनाऊं जिसका उद्देश्य है मोबाइल के लिए ऐप बनाना, तो बताइए वो कौन सी? सी प्लस प्लस दोनों भाषा कैसी है? कंपाइलर वाले। जावा पाइथन कैसी है? दुनिया के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर किन भाषाओं से बनते हैं? कंपाइलर वाली भाषाओं से या इंटरप्रेटर? और सारी एप्लीकेशन हम लोग किससे बनवाते हैं? इंटरप्रेटर से। यही पढ़ा था कल। क्या यहां तक ठीक है? कोई डाउट? सच में? तो बताइए हाई और लो में से मशीन फ्रेंडली कौन है? यूजर फ्रेंडली, मशीन डिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट, लो एब्स्ट्रैक्शन। लो में जिसमें जानकारी ज्यादा चाहिए वो कौन सी भाषा है? लो। जिसमें बिना जानकारी काम कर सके बोले तो हाई एब्स्ट्रैक्शन है ना भाई। हाई एब्स्ट्रैक्शन किसमें होता है? हाई में। कौन से प्रोग्राम ज्यादा फास्ट चलते हैं, लो लेवल के या हाई के? कौन से प्रोग्राम कम मेमोरी खाते हैं? लो लेवल के। प्रोग्राम बनाना आसान किस में होता है? और प्रोग्राम में डिबगिंग करना आसान किस में होता है? लो लेवल कितने प्रकार के है? उस उस लो लेवल का नाम बताइए जिसमें निमोनिक्स का यूज होता है। उस लो लेवल का नाम बताइए जिसमें केवल 0 1 लिखे जाते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसके उदाहरण है? मशीन भाषा के ट्रांसलेटर का नाम बताइए। कोई नहीं है। असेंबली भाषा का ट्रांसलेटर का नाम, और हाई लेवल भाषा के नाम क्या आपको सब क्लास में याद हो जाता है? घर जाकर पढ़ने की नीड है? अगर टाइम मिले तो वापस नोट्स पढ़ना या क्वेश्चंस करने? क्वेश्चंस करने, सीधी सी बात है। यहाँ खेल भाषा का नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ खेल है समझने का। समझ लो, भाषा वो खुद बना कर देगा अपने हिसाब से, तो अपन उसको संभाल लेंगे। अगर आप मेरी लैंग्वेज लिखाई हुई याद करोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी। तो क्या अब आप लोग तैयार हैं कोडिंग सीखने के लिए? तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सी भाषा की। किसकी? तो आज हम लोग शुरू करेंगे सी लैंग्वेज। नए पेज से हेडिंग लगाइएगा सी लैंग्वेज, क्योंकि अब आपके पास कई दिनों तक, करीबन करीबन 1 महीने तक यही पढ़ते रहेंगे सी भाषा।
और सी भाषा पढ़ने में समय लगेगा। मान लो सी भाषा पढ़ने में 50 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे? 50 घंटे लगेंगे। तो सी प्लस प्लस में कितने लगेंगे? 25। जावा में 15, पाइथन में 5। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी आप सी प्लस प्लस में सी में सीखोगे वो सब कुछ सी प्लस प्लस में है। मैं सी प्लस प्लस में केवल आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपने सी में नहीं पढ़ा है। समझ गई मेरी बात? जो सी प्लस प्लस में है वो सब कुछ जावा में भी है। तो जावा में जब हम लोग पढ़ाएंगे तो केवल आपको वही पढ़ाएंगे जो जावा में नया जोड़ा गया है। बाकी सब कुछ पुराना वाला है तो सेम टू सेम चल रहा है। जब हम लोग पाइथन में पहुंचेंगे तो पाइथन में कुछ बचेगा नहीं हमारे लिए, कुछ भी नहीं बचने वाला। बस छोटे मोटे चीजें आएंगे जिस पर हमें काम करना है। तो सी में आप लोग तैयार रहिएगा। सी जितना स्ट्रांग, सी प्लस प्लस जावा पाइथन उतना स्ट्रांग। अगर सी कमजोर तो आगे वाली सारी लैंग्वेज गई काम से, क्योंकि सबका बेस यही है ना। तो नए पेज से हमारी हेडिंग रहेगी सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज में मैं पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आज, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ सी। क्या है? इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप जानते हो कि सी भाषा का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया, क्यों किया? जब सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया था तो उससे पहले भी तो भाषा बना रही थी सिस्टम सॉफ्टवेयर। उससे पहले वाली भाषा भी मल्टीपर्पज थी, मल्टीटास्किंग। उससे पहले भाषा भी सीमित मल्टीटास्किंग है ही नहीं अभी तक। सी प्लस प्लस से शुरू होती मल्टीटास्किंग। सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है नहीं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की पहली प्रॉपर्टी जावा में डाली गई। सी से पहले जो भाषा थी वो भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली थी। सी से जो पहले भाषा थी वो सी से ज्यादा फास्ट थी। सी से पहले जो भाषा थी वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए काम आती थी। सी क्यों बनाया गया? हाँ ये बोल दो, खत्म, बात करो, पता ही नहीं, मन से बोले जा रहे हो। तो कहानी शुरू कर ले हम लोग। तो ये पूरी कहानी आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखते रहना है, ठीक है ना। इस पूरी कहानी में मैं करीबन करीबन 15-20 लाइनें लिखूंगा, जिसमें से 4-5 लाइनें क्वेश्चन बनाएगी, बाकी लाइनें सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। क्या शुरू करूं? तो एक समय की बात है और वो समय था 1964। कब की बात हो रही थी? लाइट बंद करूं या ऐसी कहानी सुन लोगे? तो 1964 की एक कहानी है। 1964 में 3 बड़ी संस्थाएं एक साथ में आई। 3 बड़ी संस्थाएं एक साथ में आई एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और उस प्रोजेक्ट का नाम था, जो 1964 में बनाया जा रहा था, उसका नाम था मल्टेक्स। क्या नाम था? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्या था ये? तो 1964 में कौन सा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो हार्डवेयर चलाने में सक्षम हो, क्योंकि ओएस बहुत गजब का सॉफ्टवेयर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर ओएस ही है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं दुनिया में। तो ओएस बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। आप लोग रोज नई नई ऐप देखते हो, पर रोज नए ओएस कभी नहीं देखते आप लोग। तो जब ओएस बनाने की बात आई तो यहाँ पर जो संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूट थे, तो वो कोई एक इंस्टीट्यूट के हाथ की जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं थी। कितनी संस्थाएं थी? 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जिसमें से नंबर 1 पे थी दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, एमआईटी कॉलेज। कौन सी थी? तो एमआईटी कॉलेज के बड़े बड़े टीचरों को बुलाया गया, आप आइए कुछ बताइए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जीई कंपनी, कौन सी कंपनी? जनरल इलेक्ट्रिक। क्या नाम है इसका? इस कंपनी के बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया गया। ये सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर है। अब इस कंपनी का नाम चेंज हो गया है, अभी इसका नाम है हनीवेल। क्या नाम है? और दुनिया में ये इकलौती कंपनी है जो एविएशन के लिए नंबर 1 पर है। एविएशन बोले तो जितने भी दुनिया में एयरक्राफ्ट है, उनके इंजन से लेकर उनके सॉफ्टवेयर तक सारी जिम्मेदारी किसकी है? हनीवेल की। जितने भी रॉकेट है, नासा वासा के सारे रॉकेट,
उनको बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है? हनीवेल की। जितने भी चंद्रयान 3 यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, आदित्य मिशन, इनके हार्डवेयर बनाने की जिम्मेदारी किसकी? हनीवेल की। इसका जो इंडिया का ऑफिस है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इस कंपनी में जब होता है, रेस्ट होता है, मतलब जब ब्रेक मिलता है, लंच टाइम होता है, तो कम से कम यहाँ पर 60-70 डिशेज मिलती खाने को। तो जब मैं बेंगलोर था तो हम लोग इस कंपनी में जाया करते थे दिन में लंच करने के लिए। इंटरव्यू के नाम पर घुसते थे, लंच करते थे, वापस आ जाते थे। थोड़े दिनों में उनको पता चल गया, उन्होंने बाहर निकालना मना कर शुरू कर दिया। देखो दिन कि हम लोग घुसते कैसे थे मैं आपको बता देता हूँ। ये हनीवेल के एम्प्लॉई है, इनके पास कार्ड है, ये बाहर आए, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए मैं फटाफट अंदर जाऊं, है ना। पर मैंने उनको बोला भैया यूं करो ना, आप आधा एक घंटा बैठो, आप हमें कार्ड दे दो, हम लोग अंदर घुस जाएंगे। तो इनका कार्ड मैंने ले लिया और मैं अंदर घुस गया, तो इनका अंदर होता है। फिर अंदर 2-3 घंटे हम लोग बैठे रहते, घूमते रहते हैं। शक्लें तो वहां किसी की जानते नहीं, सिर्फ कार्ड से दरवाजा खुलता है, वो अंदर घूमते रहे, घंटे रहे, वापस बाहर आए, खाना वाना खाकर इनको कार्ड दे दिया। अब इनकी तो एंट्री बोल्ट ही ना अंदर की, तो अंदर ही था। ये भी खुश, मैं भी खुश। हम लोग ऐसे काम करते थे। तो मेरी हेल्थ का राज आपको पता चल गया होगा, फ्री पॉकेट का खाना। साथ साथ में ये इनके साथ तीसरी संस्था जो इस प्रोजेक्ट में साथ में थी, उसका नाम था घंटा लैब। क्या नाम था? घंटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेल लैब। ये तीनों की तीनों मिलकर क्या कर रहे थे? एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसका नाम था मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, हाँ या ना। तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं कि साहब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो साथ साथ दोहराइएगा, मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स बोलिए, मल्टीप्लेक्स्ड, मल्टीप्लेक्स्ड, मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज सिस्टम। कुछ लोग सिस्टम लिखते हैं और कुछ लोग क्या लिखते हैं? सर्विसेज। करेक्ट है। अब इसको बनाया गया था हमारे पास में, मैं स्पेलिंग थोड़ी वापस सही कर देता हूं, बोलो MULTICS। वापस फुल फॉर्म याद कर लो, मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। अगर सिस्टम नहीं हो तो सर्विसेज देगा, वो टिक कर लेना, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर अलग नाम दे रखे, दोनों आगे तो सिस्टम सही रहेगा। कंप्यूटिंग, ठीक है ना। कंप्यूटिंग में कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट वाले में दिक्कत आ रही है। यहां तक ठीक है। चलिए, अब ये बनाया जा रहा था, और उस जमाने में जो सबसे फेमस लैंग्वेज थी वो थी असेंबली। क्या थी? अब मुझे बताइए, असेंबली लैंग्वेज प्लेटफॉर्म मशीन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? तो अगर मैंने असेंबली में ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये एक जैसी मशीन है सारी, ये एक जैसी मशीन है सारी, और ये एक जैसी मशीन है सारी, तो मैंने मल्टिक्स को इस मशीन के हिसाब से बनाया, तो जाहिर सी बात है मल्टिक्स कभी यहां नहीं चलेगा। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। क्या था? बहुत ही। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट के बाद में बेल लेबोरेटरी ने सोचा कि भैया इसमें तो बड़ी गड़बड़ है प्रोजेक्ट में, बड़ी गड़बड़ है प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो बेल लेबोरेटरी ने सोचा यूं करते हैं कि इनके साथ काम करने से मतलब नहीं है, अपन खुद का ही एक नया ओएस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खुद का ही एक, जो ओएस इस मल्टिक्स का सिंपलर फॉर्म होगा, एक इजी फॉर्म होगा, लाइट वेट होगा। आप समझ गए ना। तो आप लोग सभी लोग गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, उसमें दो चीजें चलती है, एक तो चलता है अकाउंट, एक चलता है यूपीआई लाइट। यूपीआई से आप लोग कितना भी अमाउंट करते हो, यूपीआई लाइट जो होता है ना, वो थोड़ा सा उसका लाइटर वर्जन है। तो लाइट समझ गए आप लोग। तो कभी आपने एमएस वर्ड पर काम किया है? कितने लोग एमएस वर्ड पर काम कर चुके हैं? एक बार हाथ उठाइएगा। तो बोलिए मेरे साथ साथ, एमएस वर्ड बहुत भारी सॉफ्टवेयर है। उसका लाइट वाला वर्जन जिसमें कम ऑप्शन है, क्या नाम बता पाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। उनका तो कोई लेना देना नहीं है वर्ड से। अरे मैंने कार का मारुति स्विफ्ट सुनिए,
मारुति कंपनी की सबसे हल्की गाड़ी कौन सी है? स्विफ्ट है या ऑल्टो है? तो मैं आपसे ऑल्टो का नाम पूछ रहा हूं, आप तो सीधा साइकिल बोल रहे हो। तो नोट पैड का कोई लेना देना नहीं है। बोलो, MS वर्ड का लाइटर वर्जन, हल्का वर्जन, 19-20 वाले ऑप्शन कम है इसमें, उसका नाम है वर्ड स्टार्टर। क्या नाम है? आपने से शायद किसी ने सुना भी नहीं है, इसीलिए ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। MS वर्ड के लाइटर वर्जन का नाम क्या है? वर्ड स्टार्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? ये वर्ड स्टार्टर होता है। तो बात हो रही है कि 1964 के अंदर 3 संस्थाएं मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रही थी, मल्टिक्स। लिख लो ये पूरी कहानी, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि क्या होने वाला था अब इसमें। वर्डप्रेस तो टेक्नोलॉजी है। वर्डप्रेस में तो वेबसाइट बनाते हैं हम लोग। वर्ड पैड होता है, वर्ड पैड अलग है। वर्ड पैड और नोट पैड ये दोनों टेक्स्ट एडिटर में आते हैं, और वर्ड आता है वर्ड प्रोसेसर में। टेक्स्ट एडिटर बहुत हल्का होता है, वर्ड प्रोसेसर भारी होता है। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण वर्ड है, और टेक्स्ट के उदाहरण है आपके वर्ड पैड और ये। ऑनलाइन जितने भी दोस्त बैठे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आज आपके पास डाउट होंगे नहीं, किसी के पास डाउट नहीं होंगे, क्योंकि आज हम तो सब कुछ फैक्ट पढ़ रहे हैं, लॉजिक नहीं है इसमें। ये सारा याद रखने वाली चीजें फैक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्ट याद रहेंगे। इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, जो लॉजिक होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, ये कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटिंग है, मैं खुद ही गलत लिख दिया। बोलो कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग सिस्टम या सर्विसेज, है ना। मेनली सिस्टम सब सही होता है, पर कुछ जगहों पर सर्विस दे रखा है। क्या सबने लिख लिया दोस्त? तो जो लोग लिख चुके हैं वो याद कर लो, कब की बात हो रही है, किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। मल्टिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर चलाने के जिम्मेदार है। तो मल्टिक्स को कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर बना रही थी? बेल लैब, हिंदी में कहते हैं घंटा लैब। क्या कहते हैं? आखिर इसका नाम ऐसा क्यों रखा, घंटा लैब? क्या आप अगर कोई कंपनी खोलना चाहो तो आप लोग उसका नाम रखोगे घंटा कंपनी? इन्होंने क्यों रखा? साइंटिस्ट का पूरा नाम बताएंगे? बोलो, अब्राहम ग्राम बेल, जिसने क्या बनाया था? टेलीफोन, याद है? तो अब्राहम ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन बनाया था, और टेलीफोन बनाने के बाद उन्होंने खुद का एक लेबोरेटरी बनाई थी 1925 में, जिसका नाम उन्होंने रखा बेल लैब। अगर मैंने बनाई होती तो जहांगीर लैब आप लोग पढ़ रहे होते। बेल ने बनाई इसलिए बेल लैब पढ़ रहे हैं। गुप्ता जी बनाते तो गुप्ता जी लैब। अब ये जो लेबोरेटरी है, क्या है दोस्तों? लेबोरेटरी कैसे कमाती है, कंपनी कैसे कमाती है? कंपनी ने बोतल बनाई 10 रुपए में, 20 में बेचा, 10 रुपए कमा ली कंपनी ने, और उससे वो अपना खर्चा निकालती है, अपने एम्प्लॉय का खर्चा निकालती है। पर बेल लेबोरेटरी कोई बनाकर चीजें बेचती नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, लेबोरेटरी है। क्या है ये? लेबोरेटरी है। तो आखिर इसमें साइंटिस्ट है, उनका सैलरी देता कौन है? तो कोई ना कोई कंपनी इस बेल लेबोरेटरी को करती है स्पॉन्सर, पैसा देती है। जैसे मान लो आज मैंने सोचा कि मैं इसको पैसा दूंगा, मैं आप जैसे मान लो आप बेल लेबोरेटरी के एम्प्लॉय हो, मैं आपके यहाँ आकर बोलता हूँ आप सबको पैसे की जो भी है, सैलरी है, चाय पानी नाश्ता है,
कोई भी आइटम अगर चाहिए तो मैं ला कर दूंगा। आप लोग पूछोगे आपका क्या फायदा? मेरा वैसे एक ही फायदा कि आप जो भी आविष्कार करोगे उसके अधिकार किसके पास जाएंगे? राइट्स मेरे पास। तो उस जमाने में जो बेल लेबोरेटरी को सपोर्ट कर रहा था कंपनी, उसका नाम था AT&T। क्या नाम था? इसलिए हम लोग कहते हैं AT&T कंपनी। उसके बाद में AT&T का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर लुसेंट नाम की कंपनी आई। कौन सी कंपनी? फिर उसके कई सालों तक लुसेंट बेल लैब नाम से जाना लगा। फिर 2016 में नोकिया कंपनी ने इसको खरीद लिया। खरीद लिया मतलब उसको स्पॉन्सर कर दिया। आज के डेट में इसका नाम AT&T नहीं है, इसका नाम क्या है? नोकिया बेल लैब। क्या नाम है? और नोकिया इसको भी अपने अधिकारों में है। लेकिन जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में नोकिया बेल लैब लिखेंगे या AT&T? तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ वो भी। इसका नाम क्या है? AT&T बेल लैब पूरा नाम है। अब AT&T जो है वो भी ध्यान से सुन लो, एक बार सुन लो। सुनोगे तो नहीं, पर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर क्या ही बोल रहे हैं। क्या चीज? ओएस बनाना। हमारे पास कोई स्टेबल ओएस नहीं था, तो एक ओएस बन जाए ढंग का, बढ़िया। ठीक है, साथ साथ बोलो, दुनिया का। गोली मारो। पहले मुझे बताओ, सब लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं? मैं आपको दो चीजें पूछ रहा हूं, आप लोग सोचना, फिर जब बोलूं तब आंसर देना, ठीक है ना? पहले नहीं। हम राजस्थानियों में राजस्थानी भाषा जो है उसको मान्यता इसलिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि राजस्थान में कई क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सब लोग आपस में लड़ पड़ रहे हैं कि साहब हमारी भाषा आनी चाहिए, वो कहते हैं हमारी भाषा आनी चाहिए। हाँ या ना? बुरा मत मानना, ये फैक्ट है। यहाँ पर शब्द बदल जाते हैं अगर क्षेत्र बदल गया। तो बस आपको दो चीजों के नाम बताने हैं, बाद में जब मैं पूछूं सुबह के खाने को क्या बोलते हो आपके क्षेत्र में और शाम के खाने को क्या बोलते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, सुबह के खाने को क्या बोलते हैं? हम लोग जो है, मैं जैसे मारवाड़ से बिलोंग करता हूँ, जोधपुर साइड से, तो हम लोग बोलते हैं कड़ेवा या कड़ेवो। वो उच्चारण ऊपर नीचे होगा। और कोई है जो इसको बोलते बेड़ू, कहीं बोलते बेड़ू, शाम को बोलते हैं, ठीक है। जबकि मारवाड़ में शाम के खानों को कहते हैं जिमण। क्या कहते हैं? जिमण। जिमण या जिमणा, हाँ है ना? तो मेरे साथ साथ बोलो, दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जिमना था। क्या नाम था? मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि वो मेरे क्षेत्र से बाहर है। उसका नाम क्या? जिमना। साथ साथ बोलिए, जनरल मोटर नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, OS। ये एविएशन के लिए दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो एरोक्राफ्ट में डाला गया, मतलब एरोप्लेन में डाला गया। और ये एरोप्लेन उड़ाता था। आज हम लोग इस चीज को कहते हैं ऑटो पायलट। क्या कहते हैं? ये 1956 की बात है। पर सिस्टम के लिए कोई OS कोई ज्यादा स्टेबल नहीं था, है ना? तो हम लोग साइंटिस्ट लोग चाहते थे कि भाई कंप्यूटर के लिए भी कोई ढंग का एक OS हो हमारे लिए। तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर काम करना शुरू हुई। हो सकता है इसके भी इनके बीच में अनबन हो गई, ये तो कौन लिखेगा अपनी कॉपी में कि भाई अनबन हुई थी? तो हो सकता है कोई अनबन हो गई हो, पर कुल मिलाकर ये है कि AT&T बेल इससे अलग हो गया। और उसने सोचा कि हम भी अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो इसका लाइटर वर्जन होगा। तो ये बात हो रही है 1965 के आसपास की। अब कहानी शुरू होती है बेल लेबोरेटरी की। ठीक है, साथ साथ कोई मत लिखेगा, साथ साथ बोलिए। 1965 में बेल लेबोरेटरी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको नाम दिया यूनिक्स। क्या नाम दिया? स्पेलिंग सही लिखी या गलत लिखी? सही लिखी। क्या नाम दिया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यह आखिर कौन सा इंस्टीट्यूट जो है इसको संभाल रहा था दोस्तों? AT&T। AT&T ये कंपनी है जो कि बेल लेबोरेटरी को क्या कर रही थी? सपोर्ट। चलो AT&T के बारे में सुनाता हूं कहानी। AT&T कंपनी की वजह से ही हम लोग इंटरनेट चला पाते हैं। क्या नेटवर्किंग शुरू हो गई? बाकी है? बाकी, फिर छोड़ो। देखो, इंटरनेट के लिए टावर लगाने का काम इंडिया में जो सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी है वो है सास्केन। क्या नाम है? सास्केन है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी जो टावर लगाती है, टावर के बीच में केबल जोड़ती है,
और कुछ केबल तो ऐसी है जो समुद्र के नीचे बिछाई जाती है, जिसको कहते हैं सी केबलिंग। क्या कहते हैं? और वो केबल जो कोई आम केबल नहीं है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। क्या नाम है? ये समुद्र के नीचे तलों में बिछाई जाती है। और ये काम करने के लिए दुनिया की इकलौती कंपनी है AT&T। इसका भी ऑफिस बेंगलुरु में मिलेगा आपको। पूरा नाम है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। क्या नाम है? टेलीग्राफ। तो ये कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बहुत ऊपर लेवल की कंपनी है। तो उस समय वो उसको हायर कर रखा था, बेल लेबोरेटरी को खरीद रखा था। तो प्रोजेक्ट का नाम था यूनिक्स, और ये बेल लेबोरेटरी ने शुरू किया था 1965 के आसपास, है ना। अब हुआ ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये यूनिक्स जो था वो किसका सिंपलर फॉर्म था? मल्टिक्स का। तो मल्टिक्स का मतलब एक होता है या अनेक होता है? मल्टिक्स का अपोजिट क्या होता है? यूनी। मल्टी का अपोजिट क्या होता है? यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब अनेक। तो इसको नाम मल्टिक्स जगह क्या कर दिया? यूनिप्लेक्स। क्या नाम कर दिया? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यूनिप्लेक्स बोलो। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। अगर सिस्टम ना दे रखा हो तो हाँ है ना। तो बताइए प्रोजेक्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट का नाम क्या था? नहीं नहीं, पूरा नाम नहीं पूछा। क्या नाम? यूनिक्स। 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 अब जब लोगों को कहते थे आज यूनिक्स पढ़ रहे हैं, आज यूनिक्स में काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो आधे लोग इसकी स्पेलिंग ये लिखते थे यूनिक्स की, ये लिखते थे यूनिक्स की स्पेलिंग। है ना। तो धीरे धीरे समय के साथ में इसका नाम ऑटोमेटिक क्या हो गया? परिवर्तन। ये आप कह सकते हो इसका नाम क्या हो गया? रीनेम। क्या हो गया? आगे जाकर इसकी स्पेलिंग में फिर थोड़ा सा बदलाव कर दिया, क्योंकि हर लोग यूनिक्स वर्बली हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे आपको कहोगे कि अपने रेज्यूमे में लिख रहे हो कि किस प्रोजेक्ट पर काम करो, यूनिक्स। अब आपको स्पेलिंग भी किसी ने बताई नहीं यूनिक्स की क्या थी, तो आपने एक्स लगाना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 इसकी फुल फॉर्म में परिवर्तन होकर इसका नाम पड़ गया यूनिक्स। एक्स लग गया CS की जगह। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जो यूनिक्स की बात करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट का, ये सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है। आपको क्या लगा सुपर कंप्यूटर में एंड्रॉइड डाल के आप लोग चलाओगे उसमें अंदर व्हाट्सएप? नहीं। सुपर कंप्यूटर हो गया चाहे मोबाइल हो गया, यूनिक्स इकलौता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर चलाने की क्षमता रखता है। क्या आपने ये पढ़ लिया? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो पढ़ लिया? ये ना बात, एक टांग तो खींचेंगे। आ जाओ। क्या चीज? पढ़ो टांग खींच लो, बढ़िया। क्या पता ये क्वेश्चन पता चल जाए। पहला, दुनिया का सबसे, मैं शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, मैं एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम? क्वांटम। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम? एल कैप्टन। भारत के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम? एरावत। एरावत की रैंकिंग कौन से रैंक पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। 75, याद रखना। ठीक है ना। निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? निम्नलिखित लिखने तो दो। निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपके पास में सिद्धि, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है आपके पास फ्लो सॉल्वर, और पांचवा है आपके पास में एनालॉग सिस। सही आंसर है फ्लो सॉल्वर। क्या है? फ्लो सॉल्वर को पहला माना जाता, लेकिन वो प्योर सुपर कंप्यूटर नहीं था। फ्लो सॉल्वर जो है वो NAL का सुपर कंप्यूटर माना जाता है, नेल का। चलिए और टांग खींचते हैं आपकी। दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर का नाम है? गलत जवाब। उसका नाम है नैनो। क्या है? माइक्रो तो ये है मोबाइल। करेक्ट है ना। चलिए, तो ये जो यूनिक्स है ना, इसमें इतनी पावर है कि ये क्वांटम को भी चलाता है जो दुनिया का सबसे तेज है, ये सुपर को भी चलाता है, उससे छोटा आता है मेन फ्रेम, उसको भी चला लेता है, उससे छोटा आता है मिनी, उसको भी चला लेता है, उससे छोटा माइक्रो, उसको भी चलाता है, और सबसे छोटा नैनो, उसमें भी यही चलता है। पर ये इतना गजब का है, और ऊपर से ये फ्री फोकट का है, तो भी लोग इसके बारे में नहीं जानते। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मान लो आपको किसी को हैकिंग सीखने की इच्छा है,
तो हैकिंग सीखने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग आता है, उसका नाम है, बोलो मेरे साथ साथ, काले काम करने के लिए काली ओएस होता है। और काली ओएस यूनिक्स का ही एक वर्जन है, लिनक्स भी इसी का वर्जन है। सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या तो यूनिक्स के ही बच्चे हैं, सारे उसी को देखकर बने या उसी से बने। तो बहुत गजब का है यूनिक्स। तो बात हो रही है 1965 में बेल लेबोरेटरी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी? यूनिक्स। यूनिक्स जो प्रोजेक्ट है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चलाने में सक्षम होता है? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर चलाने के लिए हमारे पास में कौन सी भाषा सबसे बढ़िया थी उस जमाने में? असेंबली। क्योंकि असेंबली लो लेवल है और हार्डवेयर को चला सकती है। लो लेवल लैंग्वेज ही तो हार्डवेयर को चलाती है, या हार्डवेयर लो लेवल को समझता, बात वही तो हुई। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि लो लेवल कंप्यूटर समझता है, यूजर कंप्यूटर फ्रेंडली है, सिस्टम फ्रेंडली है, मशीन फ्रेंडली है, हाँ है ना? इसका मतलब ये होता है कि लो लेवल क्या चलाने में सक्षम है? हार्डवेयर। और उस समय उन्होंने तय किया कि यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। क्या चाहिए दोस्त? एक हमें लैंग्वेज चाहिए, और उस जमाने में यह तय करना था कि भी कौन सी लैंग्वेज लेंगे हम लोग? असेंबली। तो साथ साथ बोलिए, यूनिक्स को पहली बार असेंबली लैंग्वेज से बनाया गया, नहीं बना। ठीक है, यहां पर आगे आगे जाकर आती है प्रॉब्लम्स। तो हम लोग लिखते हैं यूनिक्स वाज नॉट स्टेबल, टिकाऊ नहीं था, कभी चला कभी नहीं चला। अब दिक्कत है ना? अब सब लोग परेशान हैं कि यार यूनिक्स बना तो लिया पर कई बार चलता नहीं, कई बार क्रैश हो जाता है। क्रैश समझते हो? सॉफ्टवेयर चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया। तो पूरी की पूरी बेल लाइब्रेरी परेशान के करे तो करे क्या। दिक्कत यह थी कि ये किस भाषा से बना था? असेंबली। और असेंबली भाषा मशीन डिपेंडेंट होने की वजह से एक मशीन पर तो अच्छे से चलती है, वही सॉफ्टवेयर किसी और मशीन में ले जाओगे तो फैल जाएगा। यही तो मशीन डिपेंडेंट है, वो दूसरी मशीन उसको चला नहीं पा रही थी। तो सारे लोग परेशान थे, जिन्होंने भी इस पर प्रोजेक्ट पे मेहनत करी वो सब लोग परेशान थे। सब लोग, सारे एम्प्लॉय, एक दिन मीटिंग करी, उन्होंने कहा यार करे तो करे क्या, या यूनिक्स बड़ा दिक्कत दे रहा है, एक कंप्यूटर पे चलता दूसरे पे चलता नहीं, मशीन डिपेंडेंट है ये तो उन्होंने जो लेबोरेटरी के हेड थे उनको बुलवाया कि सर, उसको बुलाया, उसको बोला कि साहब कि हाँ, कि यार यूनिक्स में बड़ी दिक्कत आ रही है, हम लोग ये चीज बनाना चाहते हैं तो ये बन नहीं रही है। नंबर टू, ध्यान से सुनना, जो चीज बनाना चाहते हैं वो बन नहीं रही। दूसरा, साहब एक मशीन पर चलता पर दूसरे में नहीं चलता। ये सारी दिक्कत है साहब हमारी, ये असेंबली की वजह से, आप कुछ करिए जुगाड़। तो उस जो प्रोजेक्ट का हेड था उसने कहा यूं करते हैं कि सारी दिक्कतें ये असेंबली लैंग्वेज की वजह से, तो अपन क्या करते हैं, एक नई लैंग्वेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नई लैंग्वेज बनाते हैं। बता सकते हो लैंग्वेज कौन सी है? नहीं, वो नई लैंग्वेज जो है, वो जो प्रोजेक्ट लीड है उसका नाम लिख लाता हूँ, पहले ये लिख लो आप। अब उसकी कहानी शुरू करते हैं। सब यहाँ पर दिक्कत तो थी, यूनिक्स वाज नॉट सुटेबल, स्टेबल। चलिए, ऑनलाइन से कोई दोस्त कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कहानी चल रही है, हम लोग याद कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा उस जमाने में। कुछ बातें एकदम सच हैं, और आसपास थोड़ा सा मिर्ची मसाला हम लोग डाल रहे हैं। ये सब लोग इकट्ठा हुए, सीने को आवाज दी, ऐसे कोई आवाज नहीं देता हो वहां कभी। लिखा मत देना किसी स्टूडेंट को कि मीटिंग में सीनियर को बुलाने के लिए का यूज किया गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमें अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें एक भाषा तो चाहिए थी। उस जमाने में जो भाषा थी वो कौन सी थी? बीसीपीएल है। बी नहीं, असेंबली थी, कहां से बीसीपीएल?
क्या सबने लिख लिया? लिख लो भाई। मुझे बताइए, क्या आप लोग गूगल कीप नाम का सॉफ्टवेयर काम में लेते हो? नोट्स, गूगल नोट्स। क्या हो अगर उसमें से डाटा उड़ जाए, वापस कैसे लाना है? बैकअप में नहीं आता, हुआ दिक्कत हुआ है। जी ड्राइव पे भी नहीं है। सिस्टम्स होगी, मोबाइल से तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे तो। क्या सबने लिख लिया? चलो, तो ये प्रोजेक्ट चल ही रहा था, काम कर रहे थे। 1965 भी निकल गया, 66 भी निकल गया, थोड़ा यूनिक्स बना, फिर इसके बाद में दिक्कतें शुरू हो गई। फिर सब लोग एक नई लैंग्वेज के पीछे पड़ गए। और अब बात हो रही है 1969 की। कब की बात हो रही है? ये पूरा जो प्रोजेक्ट था, उसका जो हेड था वो थम्सअप पीता था। क्या पीता था? क्या आप लोगों ने कभी पी है थम्सअप? किस में पी है थम्सअप? हमारे पास में अलग अलग में आती है, बोतल में भी आती है, कैन में भी आती है। कैन वाली पी है? तो उस व्यक्ति का नाम था कैन थम्सअप। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? कैन थॉमसन। थम्सअप याद रहेगा? सही नाम है कैन थॉमसन। कैन थॉमसन जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, तो एक हमें नई लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, ये मैं आपको लिखवाने की जरूरत है कि ये मशीन डिपेंडेंट है, या समझ गए? हमने लिखा हुआ ये पिछली बार तो हुआ क्या कि कैन थॉमसन ने एक नई लैंग्वेज बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस जमाने की दो पॉपुलर लैंग्वेज थी, एक का नाम था बीसीपीएल। क्या नाम था? और एक का नाम था एल्गोल। क्या नाम था? इनके फीचर उठाए, इसके फीचर उठाए और एक नई लैंग्वेज बनाई, जिसका नाम क्या रखा? बी लैंग्वेज। लोगों ने पूछा भाई इसका नाम बी क्यों रखा? तो बोला कि भैया ये बी इसलिए रखा गया क्योंकि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? बेल लैब। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो कैम थॉमसन ने एक नई लैंग्वेज बनाई, बी। कब की बात है? 1969 के अंदर एक नई लैंग्वेज बन चुकी थी, जो कि दो लैंग्वेज का मिक्सचर थी, बीसीपीएल और एल्गोल। दोनों की प्रॉपर्टी डाली गई और अब हमारे पास एक नई लैंग्वेज तैयार थी। बताइए, इससे पहले यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया था? असेंबली। उन्होंने डिसीजन लिया कि यूं करते हैं कि हम लोग यूनिक्स को दोबारा लिखते हैं। तो साथ साथ दोहराइए, यूनिक्स को दोबारा किस भाषा में लिखा गया? बी लैंग्वेज में लिखा गया। और यूनिक्स बनकर तैयार। यूनिक्स बनकर तैयार। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब एक गजब का शब्द आने वाला, बहुत ही प्यारा। मान लेते हैं हम लोग 1970 में बैठे हैं। 1900 हमने पिछले साल एक नई लैंग्वेज बनाई थी और अब हमने यूनिक्स को दोबारा बना लिया है नई भाषा से। अब ये सॉफ्टवेयर जो है किसी ना किसी कंप्यूटर पे चला होगा। तो ये कंप्यूटर है, साथ साथ बोलो, डीईसी पीडीपी। डीईसी पीडीपी 7। यह है पीडीपी 7 और यह है पीडीपी 11। समझ गए आप लोग? तो वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो पीडीपी 7 पर चलाकर देख रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, मामला बैठ गया, हर जगह चला था। अब उन्होंने सोचा कि हम लोग इसको एक नए कंप्यूटर पर चलाते हैं, और नया कंप्यूटर का नाम था पीडीपी 11। क्या नाम था? तो जैसे ही यूनिक्स को पीडीपी 7 के बजाय पीडीपी 11 पर चलाया, वो चल गया वो। लेकिन आंसर हमेशा उल्टे देता था। क्या देता था? उल्टे। चल तो रहा है पर प्रॉपर नहीं चल रहा। इस समस्या को कहते हैं पोर्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? सपोज करिएगा
मेरे लैपटॉप में एक बहुत अच्छी मूवी है, मैंने आपको यहाँ दिखाई, आपको अच्छी लगी, आपने कहा सब यू करो ना, मैं पेन ड्राइव में मुझे दे दीजिए। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने टीवी में पेन ड्राइव डालकर मूवी देखी है, हाथ उठाइए। अरे वाह, आप लोग मुझे आंसर देना, ठीक है ना। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है वो उसी पृथ्वी पर ऐसे टाइम पास के लिए है, ना पढ़ाई में आगे, ना खेल में आगे, ना मूवी देखने में आगे, सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने आए हैं और तो क्या ही करने आए हैं। तो कुछ ना कुछ लाइफ में कांड करे, कुछ याद होना चाहिए। तो जिन लोगों ने टीवी में पेन ड्राइव डाली वो ध्यान से सुनना। मेरे लैपटॉप में एक मूवी है पूरा फुल एचडी में, बिल छोड़ो ब्लू रे प्रिंट में। आपको अगर ये सर ये तो गजब का प्रिंट है, बड़ा मजेदार मूवी, आप मुझे दे दो पेन ड्राइव में, मैंने आपको पेन ड्राइव में दे दी। फिर आप बड़े महीनों के बाद में नहा धो के तैयार हुए कि आज तो हम लोग मूवी देखेंगे। आपने नहाया, आधा घंटे तो नहाया, फिर पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बनाया, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आप लोग सब कुछ सेट करके बैठ गए। फिर जैसे ही पेन ड्राइव टीवी में डाली और जैसे आपने मूवी पर क्लिक किया, एक ऑप्शन आता है, एक लिखा हुआ आएगा, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। किस किस के ये दिक्कत आई है? ये मेरे साथ भी बहुत आती है कि फाइल फॉर्मेट, मतलब जो फाइल है वो टीवी वाला सॉफ्टवेयर चला नहीं पा रहा उस फाइल को। अब आपने मुझे वापस फोन किया कि सर आपने गलत फाइल डाल दी, करप्ट डाली। मैंने कहा करप्ट नहीं भाई, मैंने चला कर देख रहा हूं, मैं तो चल रही है। तो ये फाइल एक से दूसरी जगह चली तो जाती है पर प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं देती। इस समस्या को हम लोग कहते हैं पोर्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? पोर्टेबल एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है आसानी से ले जाना। क्या ले जाना? तो मुझे बताइए, क्या आपने जब फंडामेंटल पढ़ रहे हो तो उसमें एक शब्द जरूर सुना होगा, पोर्टेबल कंप्यूटर्स। बोलो, ऐसे कंप्यूटर जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, वो क्या कहलाते हैं? पोर्टेबल। उदाहरण बताइए। लैपटॉप, मोबाइल, पीसी। ये कौन था पीसी वाला? मान लो आपको बाथरूम में जाना है, मान लो सुबह बाथरूम में जाना है, क्या फोन ले जाना आसान है? पीसी ले जाओगे तो पूरा तार वार निकालने पड़ेंगे, तार डालोगे, कीबोर्ड कनेक्ट करोगे, टेबल खसकाओगे, जब तक तुम फ्रेश वही हो जाओगे ऑन द वे। तो पीसी को यहां से वहां ले जाना पोर्टेबिलिटी नहीं कहलाता, इसको बोलते हैं खिसकाना। क्या बोलते हैं? धक्का देकर। मान लो आज जब पर कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं मान लो हमें घूमने चल रहे हैं, तो क्या पीसी भी लेके जाएंगे? पीसी ये होता है, ये लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो आपने दो एग्जांपल दिए हैं, लैपटॉप और मोबाइल, इसके अलावा कोई और याद है? टैबलेट मोबाइल एक ही भाई है। पाम टॉप, आप में से कितने लोगों ने पाम टॉप देखा? एक बार हाथ उठाइएगा। पाम टॉप नाम सुना है आपने कभी? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ। बोलो सबने देखा है, हाथ उठाओ। बोलो ये कंप्यूटर कहां रख के चलाते हैं? ये है पाम, और ये हो गया पाम टॉप, यही है पाम टॉप। कंप्यूटर का नाम उनको रखने के स्थान पर दिया गया है। ये कंप्यूटर, इसका नाम जो है पीसीबी कहते हैं, उसको कहते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि ये डेस्क के टॉप पर है। लैपटॉप हम लोग यहां रखते हैं, लैप का टॉप, लैपटॉप। ये है पाम का टॉप, पाम टॉप। अगर ये मैं इनके माथे पर रखूं तो ये हेड टॉप। क्या आपने, अरे हंसने वाली बात नहीं, क्या आपने हेड टॉप देखा है? बोलो हाँ देखा है। आपने वो मूवी देखी होगी उरी। उरी मूवी के अंदर जितने भी सोल्जर है उनके माथे पे कंप्यूटर फिट होता है जो कि रिकॉर्डिंग करता है और दिल्ली में बैठे नेता देखते हैं। तो ये जो हेड टॉप होता है उनका उपयोग किया जाता है माइनिंग में और आर्मी में। तो जहां पर वो कंप्यूटर रखकर चलाते हैं उसका नाम वहीं से दिया जाता है, ठीक है ना। अगर पड़ोसी की छाती पर रखकर चलाओ तो पड़ोसी छाती टॉप, कुछ भी बोलो आप है। बोलो, इसी को पीडीए कहते हैं। सिर्फ नाम अलग अलग है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग नाम दे दिए, इसका मतलब नहीं कि वो अलग कंप्यूटर है। बताओ, आपने वो मूवी देखी है नायक? अमरीश पुरी साहब सीएम का रोल निभा रहे होते हैं और उनका पीए के नाम, पीए जो होते हैं वो परवेश रावल होते हैं। पीए की फुल फॉर्म बोलो, बड़े आदमी के साथ छोटा आदमी जो उसके लिए कॉल वगैरह लेके आवे, सब कौन है? जो उसका काम को शेड्यूल करे, जो उसको टाइम टेबल बताए कि साहब बॉस 9 बजे आज मीटिंग है, 10 बजे वहां जाना है, 11 बजे वो प्रोग्राम है, ठीक है। जिसके माध्यम से आप मुझसे बात करोगे, वही व्यक्ति पीए है ना।
यही तो है वो। आज अगर आपको मुझसे बात करनी है, मैं अभी नहीं, मैं घर पर चला गया, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है ना? तो अगर आपको किसी से बात करनी है तो पहले आप मेरे पीए को फोन करो, ये मुझसे बात करवाएगा। अगर मुझे आज कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है तो इसमें हो सकता है। अगर मुझे इसके अलार्म लगाना तो अलार्म लगा सकता है, यही है पीए। लेकिन ये व्यक्ति नहीं है, तो ये डिजिटल डिवाइस है, तो उसको हम लोग कहते हैं पीडीए। यही है पीडीए, अलग कुछ भी नहीं है। हर वो चीज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, नाम समझ में आ गया? यही है पीए या पीडीए। आप चाहे कोई भी नाम बोलो, उसकी पीछे की कहानी समझ लो तो आपको डिवाइस समझ में आ जाएगी वो कौन सी है। सब कुछ प्रैक्टिकली संभव है। टैबलेट को टैबलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि टैबलेट का शेप ऐसा होता है। ठीक है, मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं जो अपन लोग बीमार होने पर खाते हैं? टैबलेट या गोली? और बीमार होने पर ये खाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल तो वो होता है जो ऐसे होता है। कैप्सूल देखो, कैप्सूल उसको बोलते हैं जो खुलता है ना? पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो खुल जाए, जिसके अंदर लाल पीली छोटी छोटी बॉल आती है। नहीं नहीं, ये गोली की है, लंबी लंबी गोली, टैबलेट। ये शेप होता है टैबलेट। क्या होता है ये? ठीक है, और अब बात करते हैं। अगर आपने कभी एक्सेल पढ़ी हो या कभी भी आपने टेबल बनाई हो, टेबल ऐसे, इसमें यह है कॉलम और ये क्या है? ये क्या है? क्योंकि मोबाइल का शेप एक सेल की जैसा होता है, इसीलिए कई लोग इसको सेल फोन भी कहते हैं। आया ना? चलिए, मैं पढ़ा क्या रहा था, कहां से कहां ले गया आप? हाँ, पोर्टेबल। मैं क्या पढ़ा रहा था? पोर्टेबल पढ़ा रहा था। तो यूनिक्स की एक नई समस्या सामने आई कि यूनिक्स अलग मशीन पर चलता तो है पर प्रॉपर नहीं चलता। बिल्कुल ना चले तो आप कहना मशीन डिपेंडेंट, और चलता है लेकिन आधी बार फैल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। तो साथ साथ बोलिएगा, यूनिक्स को जब बी भाषा में बनाया गया तो एक प्रॉब्लम नजर आई। वो प्रॉब्लम क्या थी? यूनिक्स वाज नॉट अ पोर्टेबल। ये क्या नहीं था? पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल का मतलब समझते हो? मैं हिंदी में लिख दूं या इंग्लिश में लिख दूं? ये इतनी इंग्लिश तो अपन को सबको आती है, क्योंकि ज्यादा तो फिर कोई इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा था ये। वाज नॉट है, ये नहीं था। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश इसलिए मैं जबरदस्ती यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको कोडिंग के अंदर इंग्लिश ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। मेरी और आप दोनों की मजबूरी है। जब आप लोग सी के प्रोग्राम देखोगे तो वो ऐसे देखोगे, वॉइड मेन। कैसे देखोगे? आपको अगर साहब हिंदी में क्या ऐसे लिखते हैं कि वॉइड मेन, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एरर आ जाएगी। तो वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वॉइड मेन। ठीक है? ऐसे लिखेंगे प्रिंट एफ, क्या लिखेंगे? हिंदी में मुद्रक नहीं लिखेंगे। तो आपकी थोड़ी सी मजबूरी, मेरी भी मजबूरी कि थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो क्या यहां तक ठीक है? चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए थोड़ा सा और। किसको? कौन सी लास्ट वाली? तो अनुवाद क्यों, मैं लिख ही देता हूँ लो। मेरा कौन सा पेन घसीट रहा है? लिखो। टीवी दबा दो भैया। पोर्टेबल को तो आप लोग पोर्टेबल ही बोलोगे, इसका हिंदी उच्चारण नहीं है। अब चाहो तो आप लोग लिख लेना। पोर्टेबल का मतलब आसानी से ले जाना। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? आसानी से ले जाना। हर वो चीज जिसको आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो, आप उसको पोर्टेबल कह सकते हो, चाहे वो बीड़ी का बंडल भी क्यों ना हो। कोई पूछे था बीड़ी का बंडल पोर्टेबल है, कहना यस, जेब में डालो कहीं भी ले जाओ। है? कौन, हाँ, कितनी आती है उसमें? भाई सब पता है। हाँ, 25 हो गई क्या? 18 हो गई? छोटी बड़ी भी आती है क्या इसमें?
तो बात हम लोग कर रहे हैं, क्या सब लोग लिख लिया बाकी है? हाँ तो थोड़ा लिख लो पहले। किसी को कुछ पूछना हो या आसपास कोई चीज और बतानी हो तो बात कर सकते हैं। देखिए मैं आपको केवल वही लिखवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी आसपास की कहानी चलती रहती है। ये एक एक शब्द आपके एग्जाम के क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। अभी तक तो एक भी नहीं बनेगा यहाँ तक, क्योंकि अब शुरू होगा मेन खेल। तो क्या सब लोग लिख चुके हैं? तो वापस याद करते हैं हम लोग कब की बात कर रहे थे, 1950 की या 1964 की? 1964 में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? मल्टेक्स, ठीक है ना। उसको सिंपल बनाने के लिए 1965 में बेल लेबोरेटरी ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? यूनिक्स, जिसकी स्पेलिंग में शुरुआती दौर में सी एस था, जो कि आगे जाकर क्या बन गया? एक्स। जब पहली बार यूनिक्स को लिखा गया था, और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर चलाना है, और हार्डवेयर चलाने के लिए लो लेवल सबसे बढ़िया लैंग्वेज होती है, तो उस जमाने की लो लेवल कौन सी थी? तो पूरी कोशिश की उन्होंने कि असेंबली में बन जाए, पर असेंबली में बना नहीं। असेंबली लैंग्वेज बहुत लिमिटेड फीचर देती है, आप हर चीज नहीं कर सकते, करेक्ट है। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि चलो यार अपन को यूनिक्स बनाना है तो पहले इस भाषा को छोड़ना पड़ेगा, एक नई भाषा बनाते हैं। फिर बात आती है सीधा 1969 में, जो केन थॉमसन नाम का एक बंदा था, जिन्होंने दो भाषाओं को मिक्स किया, बीसीपीएल और एल्कोहल, और दोनों भाषाओं को मिक्स कर कर उन्होंने एक नई भाषा बनाई, जिसका नाम क्या रखा? बी लैंग्वेज। मतलब ऐसी भाषा जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो। मुझे बताइए, क्या सी प्लस प्लस में सी की प्रॉपर्टी है? तो मैं कल यही लिखाऊंगा, वो सी प्लस प्लस को सी से बनाया गया, बी लैंग्वेज को बनाया गया बीसीपीएल और एल्कोहल से, ठीक है। फिर यूनिक्स को दोबारा लिखा गया, पहला तो असेंबली लिखा, दोबारा बी में लिखा। अब यूनिक्स बनकर रेडी तो था, पर यूनिक्स एक सिस्टम पर तो बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है, और दूसरे सिस्टम में कभी कभी फैल जाता है। बिल्कुल ना डले तो कह देना मशीन डिपेंडेंट था इसलिए नहीं था, वो तो असेंबली की दिक्कत थी। पर ये चल तो रहा है, पर पूरा नहीं चल रहा, आधा चल रहा है, कुछ फीचर नहीं चल रहे, कुछ चल रहे हैं। इस समस्या को कहते हैं पोर्टेबल। क्या करना कि साहब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूं तो दिक्कत आ रही है, वापस सब लोग परेशान, ठीक है। तो पूरी टीम वापस कहां पहुंच गई? कैम थॉमसन के पास पहुंच गई, बोला कि कैम थॉमसन के, हाँ मजा नहीं आया। क्या नहीं आया? मजा नहीं आया। बोले यार दिक्कत दे रहा है। बोला क्या हुआ? कि बोला सब पीडीपी 7 पर चल रहा है, लेकिन पीडीपी 11 पर नहीं चल रहा। बोलो मेरे साथ साथ, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम याद है? पर हम भारत का नहीं पूछा, दुनिया का। सीडीसी 6600। दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम याद है? एनियक। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर का नाम याद है? पीडीपी 1। पीडीपी, और वही पीडीपी 1 आगे पीडीपी 2 बना, मतलब उसी को इंप्रूव करते गए, और वो पीडीपी 7 से 11 तक का, 7 पर सब ठीक चल रहा था, 11 पर फैल गया। तो दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर जो था वो था डीईसी पीडीपी 1। डीईसी पीडीपी 1, करेक्ट है। दुनिया का पहला लैपटॉप था, एडम ऑसबॉर्न ने बनाया था, उसका नाम था ऑसबॉर्न। क्या नाम था? तो ये सब के सब आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, अपने यहाँ पर भी इसकी हिस्ट्री पर ध्यान दे रहे हैं। तो पीडीपी 7 पर चला, पर 11 पर नहीं चला। तो सारी टीम पहुंच गई, सब गड़बड़ तो है। कैन थॉमसन को बोला भाई सब कुछ करो आप इसका। कैन थॉमसन का मुझे समझ में नहीं आया। उतने में से कोई टीम में एक आवाज आई धीरे से, और वो आवाज ये थी कि साहब गड़बड़ यूनिक्स में नहीं है, गड़बड़ बी में है। क्या है? बी खुद पोर्टेबल नहीं है, मतलब बी भाषा इस सिस्टम पर अलग आंसर देगी, उस सिस्टम पर अलग आंसर देगी। बोले साहब बी भाषा खुद पोर्टेबल नहीं है, तो बी भाषा से बनने वाला सॉफ्टवेयर भी क्या नहीं होगा? पोर्टेबल नहीं होगा। फिर किसी ने पूछा भाई कौन बोला? हाँ ये खड़ा हो जाओ। बोला नाम क्या तुम्हारा? तो उस व्यक्ति ने बोला डेनिस रिडची। क्या नाम है? बोला डेनिस। क्या? हाँ। क्या भाई तुम तो शुरू से इस प्रोजेक्ट में थे, आपने दिक्कत पकड़ ली है, तो अब आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है? उसने कहा सब बी में ये चेंजेस करने पड़ेंगे अपन को, तब बी एकदम परफेक्ट बन जाएगी, है ना। और बी परफेक्ट बन गई तो फिर अपना यूनिक्स परफेक्ट बन जाएगा। तो बोला ठीक है बी बनाओ, बी को इंप्रूव करो। फिर आया
डेनिस रिच्ची का रोल। ये है सी के पिता। 1972 बात किसकी हो रही है? डेनिस, पूरा नाम था मैरी, डेनिस मैरी रिच्ची। डेनिस मैरी रिच्ची को जिम्मेदारी दी गई कि बी लैंग्वेज के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए। वो इंप्रूवमेंट आप लोग पढ़े हुए, उस इंप्रूवमेंट का एक नाम था फोर लूप। क्या नाम था? आपने सुना ये नाम? ये आप लोग सी में पढ़ोगे। तो फोर लूप हो गया, एक नाम सुना होगा पॉइंटर। सी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है पॉइंटर। तो इसने दो चार चीजें उसने ऐड करी बी में। तो डेनिस रिच्ची ने क्या किया? डेनिस रिच्ची ने बी भाषा में कुछ नए फीचर जोड़े, कुछ नई चीजें जोड़ी, है ना, और इससे एक नई भाषा बना दी। नाम क्या दिया? एनबी। यस, क्या नाम दिया? न्यू बी। ये नई बी बन गई। बाद में पूरी टीम ने, बोले तो डेनिस रिच्ची अकेले नहीं था, पर वो मुख्य व्यक्ति था। पूरी टीम ने कहा कि साहब ये नाम जो है न्यू बी सही नहीं है। डेनिस ने पूछा भाई क्या गड़बड़ इस नाम में? तो बोले यार ये तो बी से बहुत ज्यादा अलग हो गई, बी से बहुत ज्यादा अलग हो गई, तो इसको वापस न्यू बी कहना अच्छा नहीं रहेगा, तो ये बी के बाद में अपन क्या यूज करें? तो बोला कि बी के बाद में सी आता है। तो बोलिएगा 1973 में इस बी लैंग्वेज का नाम, सॉरी न्यू बी का नाम क्या रख दिया गया? इसका वापस रीनेम किया गया, इसका नाम बदला गया और नाम क्या दिया गया? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की कोई फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में बी के बाद में लेटर कौन सा आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं सी लैंग्वेज। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। सी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? बी। बी का नाम बी इसलिए रखा बैल के लिए। बी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? ए से पहले जेड। ये कुमतर हो गया क्या? बी से पहले कोई ए नाम की लैंग्वेज नहीं थी। बी से पहले जो लैंग्वेज थी उसका नाम था बीसीपीएल और एल्गोल। नहीं, ये हाई लेवल थी। क्या थी? लेकिन ये ऐसी लैंग्वेज थी बीसीपीएल और एल्गोल, जैसे कि बीसीपीएल का मुख्य काम था हार्डवेयर चलाने के लिए बनाई गई हाई लेवल, पर इतना स्ट्रांग नहीं थी। और एल्गोल भी बहुत अच्छी थी, फास्ट थी। तो ये सोचा कि इन दोनों को मिक्स कर दें, तो क्या पता हमें हार्डवेयर चलाने की क्षमता भी मिल जाए और क्या पता फास्ट भी हो जाए। पर कुछ गड़बड़ थी, जो गड़बड़ बाद में जाकर किसने सही करी? डेनिस रिच्ची ने। तो पूरी मेहनत करी थी कैम थॉमसन ने। डेनिस रिच्ची ने सिर्फ लास्ट में जाकर नट टाइट कर दिए। क्या कर दिए? नट समझते हो आप लोग? पूरा इंजन तो बना चुके थे, बस उसको कुछ नई चीजें ऐड करनी थी, बस वो नई चीजें ऐड कर दिया। एक नई लैंग्वेज बन गई सी। क्या बन गई? अब सी को यूज करते हुए यूनिक्स को तिबारा लिखा गया। बता सकते पहली बार यूनिक्स को किस में लिखा गया था? असेंबली में। दोबारा बी में। अब यूनिक्स को साथ साथ बोलिए, यूनिक्स को तिबारा। ये तो गलत शब्द है ना, तो बोलो तीसरी बार, थर्ड टाइम। तीसरी में कौन सी मात्रा होती? छोटी है बड़ी? छोड़ो ना, बोलो थर्ड टाइम। थर्ड टाइम सी भाषा में लिखा गया। अब आपका, बोलो अब आपका यूनिक्स तैयार। तो यूनिक्स को लास्ट में जाकर किस भाषा से बनाया गया? और आज तक इस यूनिक्स को किस भाषा में लिखा गया है? सी में। अगर इसमें कुछ नई चीज जोड़नी है तो हम लोग कौन सी भाषा यूज करते हैं? सी। तो बताइए पूरी कहानी में हम लोग क्या बनाना चाह रहे थे? यूनिक्स। क्या बनाना चाह रहे थे? बन क्या क्या गया? सी भी बन गई, बी भी बन गई, है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाता हूं कि इस पूरी कहानी से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूरी कहानी से निकालकर एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है सी को लेकर, है ना भाई? तो सबसे पहले पूछेंगे फादर, बोले तो फादर की जगह इन्वेंटर लिख दूं मैं, और इन्वेंटर की जगह क्या लिख दूं? डेवलपर ऑफ सी। तो बताइए सी के डेवलपर कौन है? डेनिस मैरी रिच्ची, डेनिस एम रिच्ची। एक तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा मुझे बताइए सी भाषा को किस वर्ष बनाया गया? 1972 में या 3 में? 2 में या 3 में? मुझे बताइए, सुनो सुनो मेरी बात का क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद दे दो, आपको अभी क्लियर हो जाएगा 72 लिखना है 73 लिखना है।
एक बच्चे का जन्म हुआ था, एक बच्चा है कोई जिसका जन्म हुआ था, एक क्या अब लिखना संभव है क्या? तो सुने, 1 जनवरी 2025 को एक बच्चे का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो उसका नाम हम लोग रखते नहीं है, तो तब तक हम लोग उसको कहते हैं बाबू या बेबी। मुन्ना पता नहीं कौन सा होगा, किसी यूपी यूपी में बोलते होंगे, अपने यहाँ तो बाबू या बेबी बोलते हैं। 1 फरवरी का उसका नामकरण हो गया, ठीक है, नामकरण हो गया, सूर्य पूजन होता है तब नामकरण करते हैं। तो बताइए उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखूं मैं? 1 फरवरी लिखूं जब नाम दिया गया, जब ये पैदा हुआ तब लिखूं 1 जनवरी? क्यों 1 फरवरी क्यों नहीं लिखे? तो मैं यहाँ क्या लिखूं, 72 लिखूं या 73 लिखूं? तो मैं कहा ना आपको क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद क्या लिखना क्या है। अगला साथ साथ बोलो, यूनिक्स को किस भाषा में लिखा गया है? भाषा में लिखा गया। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, घुमाकर पूछेगा वो क्वेश्चन। उन्होंने पूछा दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को किस भाषा में लिखा गया? सी में। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बनाया है उन्होंने, सी भाषा से बनने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? यूनिक्स। यहां तक ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कभी सुना है पेट्रोल? सुना है? तो हम लोग चाहते हैं जमीन से पेट्रोल निकालना। क्या निकालना चाहते हैं? पेट्रोल निकालना चाहता है तो हमने करना कुछ नहीं है, एक बाल्टी लेकर जमीन में डालनी है, ऊपर खींचेंगे। तो बताइए बाल्टी में क्या आएगा? पानी नहीं आएगा, मिट्टी नहीं आएगा। मतलब खड्डा खोद रखा है मैंने, कुआं खोद रखा है, जो वहां पर अपने ईरान इराक में खुदे रहते हैं वो मैंने भी खोद रखा है। अब मैंने पानी नहीं आएगा। जैसे ही हम लोग डालेंगे निकालेंगे तो आएगा कच्चा तेल। क्या आएगा? जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं? अब कच्चा तेल हमारे काम का नहीं होता, हमें क्या निकालना था? पेट्रोल। और सबसे पहले क्या मिलेगा? कच्चा तेल। फिर कच्चे तेल को सबसे पहले छानते हैं और उसमें से सबसे पहले निकलता है डामर, जिससे रोडें बनती है। फिर उसको और छानते हैं, फिर निकलता है ग्रीस, चिकनाई के लिए आता है ग्रीस, गाड़ियों में लगाते हैं ग्रीस, पंखे में लगाते हैं, बीरिंग में लगाते हैं। फिर उसको और छानते हैं, फिर निकलता है कैरोसिन। क्या निकलता है? फिर उसको और रिफाइन करते हैं, छानने को कहते हैं रिफाइन करना, और रिफाइन करते हैं, फिर निकलता है डीजल। क्या निकलता है? और जो लास्ट में प्योर फॉर्म बचती है वो होता है पेट्रोल। क्या होता है? तो बताइए पेट्रोल निकालने के चक्कर में क्या क्या निकल गया? कैरोसिन निकल गया, डामर निकल गया, अब ग्रीस निकल गया। तो साथ साथ बोलो, एक चीज बनाने के चक्कर में कुछ और बन जाए, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। और जो एक्स्ट्रा चीजें बनी उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिक्स का बाई प्रोडक्ट कौन है? मतलब यूनिक्स बनाते समय साथ साथ क्या क्या बन गया? यूनिक्स का बाई प्रोडक्ट कौन है? सी भी है और बी भी है, पर हम लोग सी के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। बोलो, सी यूनिक्स का बाई प्रोडक्ट कहलाता है। तो मुख्य प्रोडक्ट कौन था? यूनिक्स। यूनिक्स बनाते बनाते कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गए, वो कौन है? सी। तो सी यूनिक्स का बाई प्रोडक्ट कहलाता है। क्या यहां तक सही है? अब बताओ पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं और पहले वाली को? अरे क्या पहले वाली को बोलते हैं प्रिसीडर। कौन था ये? पहले वाली चीजों को कहते हैं प्रिसीडर और आगे वाली चीजों को कहते हैं सक्सेसर। अगर आपसे पूछे सी से पहले, सी की प्रिसीडर लैंग्वेज कौन सी थी, सी के पूर्वज कौन थे? बी था। और सी के बाद में कौन सी भाषा बनी? सी प्लस प्लस। कौन सी बनी? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके बस पूरी कहानी में से। हाँ जी, 1972। जैसे कि आज गाजर का हलवा खाने की इच्छा है मेरी, है ना? आप अभी से घर के चले गए, 2 बजे जाकर वो कढ़ाई शुरू हो गई गाजर के साथ में। फिर मैंने आपको फोन किया, मान लो गाजर भी लेनी है, कढ़ाई भी करनी है। फिर मैंने आपको फोन किया, हलवा बन गया? आपने कहा सर अभी नहीं बना। फिर आपने मुझे फोन किया, सर 8 बज गए, अब हलवा बन गया है।
तो कितने बजे का बोलोगे? 1 बजे का बोलोगे, 8 बजे का बोलोगे टाइम? हलवा कब बना? 1 बजे नहीं बना जब गाजर लेने गए थे? नहीं ना? आप समझ गए? कब बना यूनिक्स? 65 में नहीं बना था। सबसे स्टेबल जो होता है ना वर्जन, उसी को हम लोग कहते हैं सब। अब ये स्टेबल हो गया है, तो अब ये माना जाएगा। जैसे कि जावा कब बनी? ये देखो क्या बोला, 1900। जावा को 1991 में बना लिया गया। जावा को 1991 में बना लिया गया, लेकिन उसका पहला वर्जन जो रिलीज किया उन्होंने कि भाई अब बाकी लोग भी यूज करेंगे, हमने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, सारी टेस्टिंग करके देख ली, अब उसका एक स्टेबल रिलीज होता है, वो निकाला गया था 1995 में। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सर जावा को कब बनाया गया? 1995। क्या मेरी बात समझ में है? लेकिन वास्तव में इसको बनाकर कंपनी जो थी सन माइक्रो सिस्टम, जिसने जावा बनाई थी, उसने कई सालों तक खुद के पास रखी थी ये लैंग्वेज। फिर उन्होंने सबके लिए खोल दी कि ये लैंग्वेज का यूज कोई भी कर सकता है। 1995 की बात है। अब ये कंपनी जो है ओरेकल नाम की कंपनी ने खरीद लिया, अब जावा ओरेकल के अंडर में आती है। क्या ये समझ में आ गया? चलो क्या बताओ, ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया क्या? चलो ये लिख लो। अब और कोई डाउट हो तो पूछ लो। अंकित पूछ रहे हैं बीसीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अभी मैं लिखवा देता हूं बीसीपीएल की फुल फॉर्म। अल्कोहल भी लिखा देते हैं, अल्कोहल की फुल फॉर्म क्या है? LANG मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है ना भाई? मैं पूरा बार बार लैंग्वेज नहीं लिख रहा, LANG लैंग्वेज, खत्म। आज भी अगर मान लो यूनिक्स प्रोजेक्ट शुरू होता और सी लैंग्वेज मार्केट में है, तो सी से ही मजबूरी है। हाँ तो क्या हुआ, सी जितनी स्ट्रांग कोई नहीं है हार्डवेयर को चलाने के मामले में। नहीं एडवांस है, पर वो एडवांस फीचर उसको ऐप बनाने के लिए डाले गए, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? तो आगे जाकर हमारा अगला टॉपिक होगा सी की प्रॉपर्टीज। क्या होगा? सी में ऐसा क्या है जो सबकी पहली पसंद है? जैसे एंड्रॉइड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी से बना है। सी प्लस प्लस से जनरली सी की शक्तियों का यूज कर कर उसको एप्लीकेशन के लिए काम में ले सके, तो सी प्लस प्लस यूज करते हैं। जैसे कि क्रोम, बताइए क्रोम सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है या एप्लीकेशन में? क्रोम को बनाया गया था सी प्लस प्लस में। बनाने वाले व्यक्ति का नाम था सुंदर पिचई, और इसी के बाद में सुंदर पिचई को गूगल का सीईओ बनाया गया। आगे बढ़ू? हाँ 72 में, 73 में तो सिर्फ नाम चेंज किया था भाषा का, यूनिक्स का कोई लेने देना नहीं था। तो यूनिक्स तो बनकर रेडी था, 72 में बन गया था, भाषा भी रेडी थी, सॉफ्टवेयर भी रेडी था। लेकिन बाद में जाकर इस भाषा का नाम चेंज हुआ। जैसे जावा का नाम तो 3 बार चेंज हुआ। मेरे हिसाब से आपको 2 नाम याद होंगे। जावा से पहले उसका नाम ओक था, और ओक से पहले, उससे पहले उसका नाम था ग्रीन टॉक, हरी बातें। हरी बातें, ग्रीन टॉक। प्रिसीडर का मतलब है प्रारंभिक भाषा, और सक्सेसर मतलब है अगली भाषा, नेक्स्ट भाषा, आने वाली भाषा, इसके बाद वाली भाषा। लेकिन शब्द आपको यही लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, यही शब्द आते हैं, प्रिसीडर और सक्सेसर।
क्या आगे बढ़े हम लोग? लिख लो एक बार, कोई बात नहीं। ये हिस्ट्री समाप्त हो चुकी। किसी दोस्त को कुछ पूछना है तो पूछ ले। माउस का इन्वेंशन 1964 में हो चुका था। 1964 माउस बनाने वाले का नाम डगलस एंजल बट। और पहली बार जो माउस बना उसमें लकड़ी का माउस था जिसमें बॉल का यूज किया गया। ऐसा माउस जिसमें बॉल आती उसे रोलिंग बॉल माउस कहते थे। अभी वो बॉल हटाकर ऑप्टिकल माउस यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेजर माउस भी मार्केट में आ चुके हैं, गेमर के पास होते हैं, 10,000 का एक आता है। क्या सबने लिख लिया? पक्का? चलो, अब बताओ इस कहानी में से कौन सा शब्द जो वापस समझाना है। पहले मुझे बताओ, मल्टिक्स की फुल फॉर्म मैंने लिख दी। MIT लिखाऊंगा नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे तो लिखने का मतलब नहीं है। जी का जनरल इलेक्ट्रिक क्या है? ये एग्जाम में नहीं आएगा। AT&T आ सकता है क्योंकि AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर बहुत कुछ हुआ। तो AT&T की मैं लिखा दूं। ज्यादा लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। मतलब आप लोग पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं सब कुछ नहीं लिख पा रहा। मैं वर्बली बोल दूंगा आप कहोगे तो। यहां पर एक शब्द आया AT&T, साथ साथ बोलिएगा अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। साथ साथ बोलने के लिए बोला। क्या आप लोग लिखना भी शुरू हो गए क्या? मैं कहा साथ साथ बोलिएगा। और कोई शब्द जो आपको तकलीफ दे रहा है? सही है। यहां पर यूनिक्स की फुल फॉर्म मैं लिख चुका हूं। CS की जगह असेंबली भाषा है, यूनिप्लेक्स। इसमें तो कुछ फुल फॉर्म है नहीं। BCPL की फुल फॉर्म है ना भाई? नहीं, अभी साफ साफ शुरू हो जाओगे, मैं रखूंगा BCPL। साथ साथ बोलिएगा, बोलिएगा बेसिक बेसिक कमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको बनाने वाला MIT का प्रोफेसर था। MIT कॉलेज है ना, का प्रोफेसर था, नाम था रिचर्ड मार्टिन। क्या नाम था? रिचर्ड मार्टिन। इसके ये रिचर्ड मार्टिन था, इसी का एक भाई था, कजन भाई था, उसका नाम था कूपर मार्टिन। क्या नाम था? आपको पता होगा ना कि अंग्रेजों में सन नेम पहले आता है और बाद में आता है फर्स्ट नेम, पता है ना? अंग्रेजों में ऐसा उल्टा, अपन उल्टा लिखते हैं। अपन लिखते हैं फर्स्ट नेम पहले, लास्ट नेम बाद। पहले वो लास्ट नेम लिखते हैं। तो रिचर्ड मार्टिन का भाई कौन था? मार्टिन कूपर, ऐसा बोल दो। रिचर्ड मार्टिन का भाई मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर मोबाइल का इन्वेंटर। मार्टिन कूपर कौन है? कूपर आ गया, मार्टिन कूपर। तो बोलो, रिचर्ड मार्टिन का भाई कौन था? मार्टिन कूपर। ये कौन था? मोबाइल का। कूपर से आपका पता है क्या, एक और कूपर था, वो था VB का जनक। किसका जनक? तो ऐसे आप लोग चार्ट बनाकर याद रखोगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अभी ये कुछ नहीं लिखना है। विजुअल बेसिक का जनक था कूपर, एलन कूपर। चलिए, अब मुझे बताओ दूसरी भाषा कौन सी थी? एल्कोहल। बोलो, एल्गो मतलब, आपने नाम सुना है कॉलेज में एल्गो? क्या होता है? एल्गोरिथम। क्या होता है? एल्गोरिथम। और एल का मतलब क्या होगा? लैंग्वेज। बोलो, इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम AI के पिता है। तो बताइए कौन है? जॉन मैकार्थी। यही है, लिस्प के जनक भी है और एल्कोहल के जनक भी यही है। क्या यहां तक ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहल ये आ गया। बी की कोई फुल फॉर्म है तो वो मैंने लिख दी है। इसके अलावा पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब समझते हैं? आसानी से ले जाना। यहां पर तो NB की फुल फॉर्म लिख दी है। ठीक है, 18T की लिख दी है। इसमें कुछ है क्या ऐसा, सब जो अपने इसकी फुल फॉर्म नहीं है? कुछ नहीं है। लिखो 18T की फुल फॉर्म। ये सब इनकी फुल फॉर्म है। ये कंपनी है दोस्तों, आगे लिख देना कंपनी है। ये पूछा जा सकता है। जी के बारे में कभी नहीं पूछेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक, जिसको हनीवेल भी कहा जाता है। हाँ, हाई लेवल।
1958 में तो फोटोन आ गई थी हाई लेवल, पहली हाई लेवल फोटोन थी ना 58 में, तो एकदम स्टेबल थी वो। और ये तो उसके बाद में बनी सारी की सारी, सब हाई लेवल बन रही है अब तो। क्या आपने लिख लिया? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं? टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, टेलीग्राम मत कर देना, टेलीग्राम अलग है और टेलीग्राफ अलग होता है। कंबाइंड, कंबाइंड, कंबाइंड मिलाने वाली, ठीक है, क्योंकि बीसीपीएल से पहले जो भाषा थी वो थी सीपीएल, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सीपीएल में जब बेसिक भाषा जोड़ी गई तो नाम रख दिया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये एआई के जनक है भैया, और इन्होंने एक भाषा और बनाई थी लिस्प। कौन सी बनाई थी? लिस्ट प्रोसेसिंग, वो एआई के लिए थी, और ये थी हार्डवेयर के लिए, एल्कोहल। यूनिक्स शुरुआत कब हुई ये मायने नहीं रखता। क्या यहां तक ओके है? ठीक है, अगला टॉपिक डिस्कस करें, जो कि कुछ ज्यादा खास काम का नहीं है, ज्यादा खास काम का नहीं है, लेकिन कर लो। छोटू सा टॉपिक है, एक लाइन का, बोल लो। कोई भी भाषा फिक्स नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते हैं हम लोग, है ना। अपडेट आते हैं, अब अपडेट समझते हैं आप लोग, कि नए नए अपडेट आते हैं। तो जैसे कि बताइए हमारे पास ये कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, विंडो 11 है या विंडो 10 है, एक बार देखकर बताइए। 10 है, तो बताइए विंडो 10 से पहले कौन सा था? देखो अभी लेटेस्ट चल रहा है विंडो 11, 11 से पहले था विंडो 10, विंडो 10 से पहले था विंडो 8.1, और 8.1 से पहले क्या था? 8। तो बताइए 8 के बाद में कौन सा वर्जन आना चाहिए था? पर 9 कभी आएगा ही नहीं, ना कभी आ सकता, ना माइक्रोसॉफ्ट ने कभी, क्यों? बोलो क्यों? बोलो। अमेरिका में 9 नंबर को बुरा माना जाता है। जो नहीं है आईफोन, अमेरिका में पूरे, जैसे अपने यहाँ भारत में कई जगहों पर 13 नंबर को बुरा मानते हैं। जनरली अपन लोग नहीं मानते, ये जो महाराष्ट्र में, तो एक्चुअली क्या, मैं दोस्त के यहाँ गया था महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। मैं उसके फ्लैट में गया, उसके लिफ्ट के अंदर, लंबी लंबी बिल्डिंग बहुत होती है वहां पर, तो लिफ्ट के अंदर फ्लोर नंबर 10 था, 11 था, 12 था, 14 था, नहीं 9 था। महाराष्ट्र में जैसे अपन लोग 13 को बुरा मानते हैं, 13 नंबर फ्लोर नहीं था। तो मैंने कहा 13 नंबर फ्लोर क्यों नहीं है? देखिए 11 के बाद 12 मैं गिना के दिखाया उसको, बोला कि हम लोग ये गिनते ही नहीं है, जब नाम देने की बारी आती है ना, तो हमने बोला 12वां फ्लोर, 14वां फ्लोर, तेरा नाम ही नहीं लिखा। मैं क्यों, कैसा बुरा मानते हैं? तो वो इंसान नहीं, वो प्रकोप कहलाते हैं। तो बात वही है, देखो ये मानने वाली बात है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। होते हैं कुछ लोग मानते हैं कि अब ये अंक अच्छा नहीं है, तो ऐसे ही अमेरिका में 9 नहीं मानते, तो लोगों ने 9 नाम से कुछ निकाला नहीं है, इसलिए विंडो 8 के बाद में उन्होंने क्या निकाल दिया? 8.1, बाद में सीधा क्या निकाला? 10। मोस्टली कंपनियों ने, और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी आया था, निम्नलिखित में से विंडोज का वर्जन नहीं है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10। ये आपको राजस्थान के एग्जामों का क्वेश्चन मिलेगा, राजस्थान पुलिस में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इससे पहले अलग अलग वर्जन थे, तो वैसे हर चीज के वर्जन होते हैं, व्हाट्सएप के भी वर्जन है, एंड्रॉइड के भी वर्जन चल रहा है अभी लेटेस्ट, क्या चल रहा है? अगला बात तो साथ साथ बोलिए, सी लैंग्वेज के वर्जन, क्या बोलिए? हालांकि हम लोग कहते हैं कि 1972 में क्या बन गई थी? सी।
लेकिन इसका पहला वर्जन आया था 1978 में। आप चाहो तो उसका दूसरा वर्जन कह दो। इसको नाम दिया था K&RC। क्या नाम दिया था? आर का मतलब क्या है? रिची। क्या नाम है? आपने वो मूवी देखी है सिंघम? तो सिंघम मूवी में सिंघम का बड़े भाई होते हैं जिसका नाम होता है कन्निंगम। क्या होता है? सिंघम के बड़े भाई कन्निंगम। कन्निंगम और रिची इन दोनों ने मिलकर किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था द सी प्रोग्रामिंग। क्या नाम था? उसके बाद में उन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च किया था जिसका नाम था K&R। क्या नाम था? इसमें सी कोडिंग थोड़ी सी अलग लिखते थे हम लोग। मैं देखता हूं, मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर नहीं है ये, इतना पुराना, इसमें तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। आराम से तो चलता नहीं, दिक्कत है। देखता हूँ इसमें कुछ मिल जाए आपके लिए वर्जन वर्जन। बोलो, ये कौन सा वर्जन है दोस्तों? कन्निंगम और हिरची। सिंघम का बड़ा भाई कौन है? कन्निंगम। उससे ऊपर वाला कौन सा वर्जन है? यूनिक्स। उससे ऊपर वाला आंसी वर्जन। तो आप में से किसी ने बुक पढ़ी है आंसी सी, रिटन बाई बाला ई गुरुस्वामी? पढ़ी है? ठीक है, चलो फिर ठीक है। चलिए, तो अब आपको मैंने दिखा भी दिया कि ये वर्जन होता है। अगर कोई मुझे कहे साहब इस वाले वर्जन में काम करो, तो मेरे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, पर ये वर्जन आज के डेट में बंद हो गया। फिर बोल लो 1989 में, 1900 एक कंपनी आई और उसने कहा कि भाई हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और उस कंपनी का नाम था आंसी सी। क्या नाम था? आंसी। और इस सी के वर्जन को नाम क्या दिया गया? आंसी सी। क्या नाम दिया गया? तो जिसने भी सी की बुक कभी कॉलेज में देखी हो, तो एक बुक बड़ी फेमस रहती है अपने राजस्थान या इंडिया में, आंसी सी बाई बाला गुरु स्वामी। कौन सी रहती है? बाला गुरु स्वामी जो है वो चेन्नई में एक बहुत बड़ी कॉलेज है, अन्ना यूनिवर्सिटी। उनके बड़े 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 से बहुत बड़े प्रोफेसर है। ठीक है, हालांकि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके स्टूडेंट से मेरी बहुत अच्छी से मुलाकात होती है। वो बताते हैं, इसको कई लोग कहते हैं C89। क्या कहते हैं? फिर बाद में एक और कंपनी आई, उसने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि सी में ये चेंजेस हो। वो आई 1990 में। क्या ही नाम क्या था उसका? ISO। और अब हमने सी को एक नया नाम दे दिया, ISO सी। इसको कई लोग कहते हैं C90। क्या कहते हैं? फिर 1999 में 1900 ISO ने एक वापस इसका नया वर्जन दिया जिसको हम लोग कहते हैं C99। क्या कहते हैं? अब सब ISO संभाल रहा है, ठीक है ना? अब सब ISO कंपनी के हाथ में है। इसका मतलब आज की डेट में कोई सी का कोई नया वर्जन आता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी है? ISO। यही संभालेगा। जैसे जावा का वर्जन अभी कौन संभालता है? ओरेकल। फिर इसके बाद में सन 2011 में आई थी जिसको हम लोग कहते हैं ISO C11। क्या कहते हैं? फिर एक 2017 में भी आई थी जिसको कहते हैं ISO C17। क्या कहते हैं? C17। और लास्ट जो इसका स्टेबल वर्जन है वो है 2023 का C23। अगर कोई इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, सी सॉफ्टवेयर का वास्तव में बनाना चाहता है, तो उसको कौन सा वर्जन काम में लेना पड़ेगा? C230, है ना? अब मैं आपको जो सी पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो पढ़ाऊंगा आंसी सी। क्या पढ़ाऊंगा? आंसी सी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर आगे जाकर थोड़ा सा मैं आपको C90 पढ़ा दूंगा। और जैसे मैं यहां से यहां तक जंप करूंगा इस वर्जन से इस वर्जन में, तो मेरा कोड में 19-20 के चेंजेस होंगे। कुछ ना कुछ चेंजेस हर बार करते हैं लोग। क्या मेरी बात समझिए? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जब हम लोग काम करते हैं तो वाइड मेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और यहां लिखते हैं इंटीजर मैन। यहां अगर इंटीजर मैन लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा नहीं। वाइड मैन यहां नहीं चलता, यहां इंटीजर मैन चलता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें बदल रही है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कौन कौन सी बदल रही है। तो लेकिन इसका वर्जन का नाम लिख लो, और इसी के साथ आपके सी की हिस्ट्री क्या हो जाती है? समाप्त। डेवलपर का कोई नाम नहीं है। AT&T तो कंपनी का नाम है। AT&T तो कंपनी का नाम है।
सी प्लस प्लस इससे ऊपर है। हाँ, सी प्लस प्लस तो वही अलग है। बनाने वाला व्यक्ति जर्मन था, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसको कोई तकलीफ महसूस हुई, उसने अपनी तकलीफ शेयर करी बेल लेबोरेटरी के साथ में। बेल लेबोरेटरी ने बोला तू इसको सही कर ले, तो उसने एक नई लैंग्वेज बना दी, सी प्लस प्लस। व्यक्ति का नाम था जॉन स्ट्राउ स्ट्रप, जॉन स्ट्राउ स्ट्रप। वो इसको मैं सी प्लस प्लस में लिखाऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है अपने इसको। आपको यहाँ कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि सी को स्टैंडर्ड देने वाली, सी का मानक देने वाली जो संस्था है, वो दो संस्था है, आंसी और आईएसओ। जैसे मान लो आज अपनी हेलमेट की कंपनी है, अपन लोग बाइकर के लिए हेलमेट बनाते हैं, तो अपना हेलमेट सही है कि नहीं है, इसको मानक कौन देता है? आईएसआई। वो पाकिस्तान वाला नहीं, इंडिया की एक संस्था आईएसआई, उसका काम है मानक देना। तो लिखा था ना आईएसआई स्टैंप लगा होता है किसी प्रोडक्ट पर, इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है आईएसआई के बारे में? लड़के लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो सब BS6 वाली आ रही है। मतलब भारत ने बोला कि साहब हमारे इस समय ये गाड़ियों में ये चीज चाहिए, तो वह डालना जरूरी है। हाँ, इथेनॉल। क्या दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आ गई? पूरा समझ में आ गया? देखो, समझने वाली बात थी नहीं, सब फैक्ट याद रखने थे। तो मुख्य मुख्य चीजें मैं आपसे पूछ लूं, बाकी कुछ काम का नहीं है अपने। यहाँ पर आंसी और आयुष है, क्या इनकी फुल फॉर्म लिखवाऊं या मान गए? लिखवा दूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए, भारत में आप में से कितने लोगों के खाते हैं एसबीआई में? ठीक है, कितने लोगों के खाते हैं आईसीआईसी बैंक में? पीएनबी में कितने लोगों के खाते हैं? आरबीआई में कितने लोगों के खाते हैं? आरबीआई में, आरबीआई है, आरबीआई हाँ संभालता है, तो क्या उसमें खाता खुलता है? तो फिर, तो मुझे बताइए आरबीआई कोई बैंक है क्या? नहीं, वो बैंक का बैंक भी नहीं है, वो संस्था है। वो सिर्फ देखने के लिए, सब अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक तरह का क्लास मॉनिटर है। आप आरबीआई में जाकर मत बोल देना भाई साहब मेरे सेविंग अकाउंट खुलवाना है जीरो बैलेंस पर, वो उल्टा दो लाते और मारेंगे। उसी तरह से, क्या आपको पता है कि एयरटेल, जियो, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये अपनी मनमानी ना करें तो इनके भी ऊपर एक संस्था है भारत सरकार की, ट्राई। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, एनएससी, बीएससी, सेबी। इंश्योरेंस में इडा, IRDA, क्या है? IRDA। तो ये ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती है, वो आपको सारे नाम याद करने हैं अगर जीके आप लोग पढ़ रहे हो तो। संस्थाओं को नाम और संस्थाओं के चेयरमैन के नाम, ठीक है ना? उसी तरह से पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कंप्यूटर की कंपनियां दुनिया भर की है, उनको स्टैंडर्ड देने वाली दो ही कंपनियां हैं, आईएसओ और आंसी। आईएसओ और, तो आधी बातें आईएसओ ने बोली और आधी आंसी ने बोली है। जैसे कि ये कीबोर्ड कैसे बनेगा, ये आंसी ने बताया था। इस कीबोर्ड में कौन कौन से बटन कहां कहां रहेंगे, किसने बनाया था? अगर मान लो आपको अपना खुद का कोई कीबोर्ड बनाना है और आपने कहा सर मैं तो एक को यहां ना रखकर यहां रखूंगा, तो पीछे से दो थप्पड़ मारी जाएगी आपको, और थप्पड़ मारने वाला कौन होगा? आंसी। कौन होगा? अगर आप कहोगे साहब कि जो कीबोर्ड है इसका ये तार है, ये चपटा है, मुझे गोल लेना चाहता हूं, मैं गोल बनाऊंगा, तो फिर दो चपाटे और पड़ेंगे, जब पीछे घूम कर देखोगे कौन खड़ा मिलेगा? आंसी। वो आपको सीधा बाहर निकाल देगा, मना कर देगा, कोई अधिकार नहीं आपके पास बढ़ाने का। तो ये दोनों संस्थाएं रेगुलेटरी बॉडी है ना भाई। इसके अलावा एक और है IEEE, क्या नाम है? चलिए, तो यहाँ पर बैठे बैठे करें क्या, तो टाइम पड़ा है तो इनकी फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। आंसी, इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद होगी ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। कुछ लोग होंगे ना आपस में, आसपास देखकर बताइएगा, कुछ लोग होंगे जो लिख रहे होंगे साथ साथ, आप लोग खुद देख लो, मैं जानता हूं। एक का नाम क्या है? बोलो, मार्केट में आईएसओ की फुल फॉर्म गलत होती है, बताओ क्या है?
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, साथ साथ बोलो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम नहीं है, लेकिन कई टीचर, कई यूट्यूबर इसका नाम यही लिखाते। हाँ है ना। मेरी एक दो जनों से बहस भी हो गई, हम तो हाथापाई पे भी आ गए, एक दूसरे चक्कू लेके खड़े थे सामने। उसने बोला तू गलत तो मैं तेरे पेट में डालू, मैंने कहा मैं गलत तो तू मेरे पेट में डाल दे, मतलब प्यार से। मैंने कहा कि ये कैसे है, कि बोल दे। उसने बोला कैसे है, कि आई एस ओ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्या, ऐसा जरूरी है कि फुल फॉर्म ऐसी होती है? मैंने कहा ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है। तो उसने बोला कि ये फुल फॉर्म नहीं है तो क्या है, तो साथ साथ बोलिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 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 स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। वो जो सामने व्यक्ति था उसने बोला कि आई ओ एस, ये तो मैच ही नहीं हो रही। तो क्या पीएचपी की फुल फॉर्म मैच हो रही है आज की डेट में? ये इसकी वास्तविक की फुल फॉर्म है दोस्तों। उसने कहा मैं नहीं मान रहा, तो मैंने इसको नेट पर चेक करवाया। कहां पर चेक करवाया? मान लिया। तो वो आप ही थे वो। चलिए, है आई, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ गलत है, लोग गलत पढ़ा रहे हैं, ये सही है। हेडक्वार्टर आपको क्या लगता है? टुका मारना, ये है दोनों के हेडक्वार्टर किस देश में होंगे? टुका मार रहा हूं, यूएसए। बिल्कुल सही टुका लगा, बिल्कुल सही टुका मारा। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बताइए, कंप्यूटर का अधिकांश विकास कहाँ हुआ? यूएसए में। कहाँ हुआ? मोस्टली जो चीजें है वो वहीं की है। कभी सुना है वर्ल्ड बैंक? आपको क्या लगता है वर्ल्ड बैंक का ऑफिस कहाँ है? ये जोटवाड़ा के पास में? कहाँ लगता है? अमेरिका में। गुड। कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया में क्या अमेरिका से बाहर है? क्रॉस मार लेना ऊपर वाले पर हो, वो अगर दोनों लिखो तो ठीक है, एक लिख लो। अगर दोनों लिखना है तो ऊपर वाले को क्रॉस जरूर मारना, वो गलत है। हाँ तो एक लिख लो, अगर आपको एक लिखनी है तो। मैंने आपको बता दिया गलत क्या चल रहा है अभी और सही क्या है। कई लोग लिखवाते हैं, कई लोग सही लिखवाते हैं। और तीसरी संस्था जो है वो बहुत गजब की, वो भी IEEE। कौन सा है? आप में से कोई है जिसने पीएचडी करी है? क्योंकि जब पीएचडी करते हैं तो आपको एक रिसर्च पेपर लिखना होता है, एक थीसिस लिखनी होती पेपर, और वो पेपर आपको IEEE में जमा करना होता है, पब्लिश करवाना होता है IEEE में। बहुत बड़ी संस्था है, और इंडिया की भी एक संस्था है, ठीक है ना, उसमें भी सबमिट करवाना होता है। तो IEEE भी बहुत बढ़िया है। अभी उसकी जरूरत नहीं, जब आएगा जब पढ़ेंगे। क्या ये दोनों लिख लिए? तो क्या आज का समय यही समाप्त हो गया? आप सभी दोस्तों को रविवार की शुभकामनाएं। आप कल रविवार को एंजॉय करें, बहुत बहुत बधाई हो रविवार की। पढ़े रहें, एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और क्लास मेरी नहीं हो, मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मैं जा रहा हूं रविवार की। आपकी क्लास है या नहीं वो आप उसके हिसाब से देख, वो अपने हिसाब से देख लेना, मेरे पर मत डालो कि टीचर ने भेज दिया।